अगले मार्च तक थोड़ा सा सीन क्लियर होगा कि केजरीवाल और भगवंत मान के बीच के रिश्ते कैसे बन रहे हैं, भगवंत मान और उनकी जनता के बीच के रिश्ते कैसे बन रहे हैं, और इन सबके रिश्तों का सूत्रधार जो दिल्ली में बैठा है वो कैसे इन रिश्तों को बनते या बिगड़ते देखना चाहता है। सारा खेल वहाँ पर है। स्टेट का काम है आपकी प्राइवेसी को छीन लेना, आपकी जासूसी करना और आपके दिमाग में घुस के वो चिन्ह डाल देना जिस चिन्ह पे आपको बटन दबाना है। आपके सोच को मैनिपुलेट कर लिया उसने, आपकी राइट टू चॉइस को उसने मैनिपुलेट कर लिया। थाली में 5 बर्फी है, आप वही बर्फी, आप जो बर्फी उठा रहे हैं आपको लग रहा है वो आपकी फ्रीडम है, आपको लग रहा है वो आपकी फ्रीडम है, लेकिन नहीं, वही आपकी गुलामी है, क्योंकि आपको उसी बर्फी को उठाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। आप फेसबुक में, रील में, टिकटॉक में, इसमें उसमें आप गुलाम बने हुए हैं और आपको वो गुलामी आज़ादी का एहसास दिलवा रही है। ये बनाई है हमने दुनिया, 20 साल में दुनिया हमने बनाई है, वो दुनिया ऐसी बन गई है जहाँ पे आज़ादी का सही मायने हो चुका है गुलामी। हमें एहसास हो रहा है आज़ादी का, वास्तव में गुलामी है। क्या दोनों को पैदल लेके आया जा रहा है भी? एक ज़्यादा अगर ऊपर जाता है तो उसको अप डाउन ऐसे चलता रहेगा ये सिलसिला? दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, केजरीवाल जी और मोदी जी। बस समय का फेर है कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे रहेगा, इतना ही मामला है। और आपसी जो लड़ाई दिख रही है वो लड़ाई WWF वाली नूरा कुश्ती है। यही समझदारी हमारी 2010 में भी थी, 2011 में भी, 12 में भी। फ़र्क ये है कि उस समय हम लोगों ने लिखा और बोला, लगातार हम लोग लिखते बोलते रहे कि केजरीवाल को एंटी मोदी मत मानो, एंटी बीजेपी मत मानो। केजरीवाल की पार्टी उतनी ही सेंट्रलाइज्ड है जितनी बीजेपी या RSS या कोई और पार्टी। केजरीवाल की पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी पर बात नहीं करती है, मुद्दों पर बात नहीं करती है, क्योंकि वो बात करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि केवल भ्रष्टाचार के नाम पे जितना कर सकें कर लें, वो कर रहे हैं। आज भी वो नहीं बात करते हैं आइडियोलॉजी पे। अरे एटलीस्ट RSS और बीजेपी की एक आइडियोलॉजी तो है भाई, स्टेटेड आइडियोलॉजी। ये कहते हैं कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं, तो हम तो मानेंगे कि बीजेपी और RSS आइडियोलॉजिकली ज़्यादा करेक्ट हैं और आइडियोलॉजिकली ईमानदार हैं केजरीवाल से। केजरीवाल की आइडियोलॉजी क्या है भाई? है ही नहीं। पूरी दुनिया में एक ही तरह के नेताओं का उभार हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी, एर्डोगन हैं, और गिनते जाइए आप लाइन से, हैं, वो बाल वाला बोरिस जॉनसन, हैं, सब भाई लगते हैं भाई। सारे दुनिया के ये जितने नेता हैं बड़े बड़े, सब एक दूसरे के भाई लगते हैं अपनी पॉलिसीज़ में, अपने बयानों में, हैं? और जनता सारी की सारी एक तरह मजबूर लगती है, हर जगह मजबूर जनता है। जहाँ पे कांग्रेस पार्टी होती है, केजरीवाल वहीं पे जाके इलेक्शन लड़ते हैं, क्या ये सच है? ये तो एविडेंशियल है, आप गिन लीजिए सारे। भाई दिल्ली में तो कांग्रेस को ख़त्म ही कर दिया इन्होंने, हैं? और पंजाब में आप देख लीजिए कांग्रेस का हाल क्या है। गुजरात में ये जा रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस अच्छा परफॉर्म की थी पिछली बार, और ये जा रहे हैं और बढ़िया माहौल है वहाँ पे इनका। ये हिमाचल में जा रहे हैं, हिमाचल में तो बीजेपी है, कांग्रेस अपोजिशन में है, अपोजिशन को रिप्लेस कर सकते हैं ये। कांग्रेस मुक्त का नारा जो आपने बोला था वो बीजेपी का है कि आम आदमी पार्टी? बीजेपी का नारा है। कांग्रेस उसको पूरा आम आदमी पार्टी कर दिया। कांग्रेस मुक्त भारत तो बीजेपी का नारा है। अब बीजेपी अपने स्लोगन के लिए किस टूल का कैसे इस्तेमाल करती है ये तो उसके ऊपर है। आम आदमी पार्टी इस्तेमाल हो रही है, अगर हो रही है तो क्या जानबूझकर हो रही है? ये तो तथ्य है कि मोदी जी 98 में गए थे अमेरिका। ये भी तथ्य है कि केजरीवाल 2 साल का सबैटिकल लेके अमेरिका गए 2000 में। ये तो तथ्य है, फैक्ट है ना। वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं जब डॉट्स जोड़ते हैं एक पत्रकार के तौर पे, तो हम कहते हैं कि 2002 में केजरीवाल लौट के आए, 4 साल उन्होंने काम किया, 2006 में उनको मैक्सेसे मिल गया। ਭਾਗ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, केजरीवाल ਦੇ 10 साल राष्ट्रवाद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। अभिषेक श्रीवास्तव ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़ ਤੇ। मस्त जी।
अभिषेक जी, पिछली बार लोकपाल का जिक्र थोड़ा सा आपने किया था। अब अहम सवाल ये होता है कि जो प्रोटेस्ट किया गया था, अन्ना हजारे आंदोलन में प्रोटेस्ट किया गया लोकपाल बिल को लेके, वहाँ पे अन्ना हजारे और भी टीम बैठी थी। अब वो टीम कहीं भी दिखाई नहीं देती सिवाय एक आदमी के, वो है केजरीवाल। अभी उसमें से कोई भी दिखाई नहीं देता। दिल्ली में लोकपाल आ नहीं सकता क्योंकि सारा प्रशासन जो है वो केंद्र के अधीन है। पंजाब में मेजोरिटी के साथ सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की। क्या पंजाब में केजरीवाल लोकपाल बिल ला सकते हैं? बिल्कुल, चाहेंगे तो ला सकते हैं, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे एक मित्र थे और उन्होंने बड़ा बढ़िया एक चुटकुला सुनाया था कुछ साल पहले, बड़ा मज़ेदार चुटकुला। मैंने ऐसे ही पूछ दिया था कि 2011-12 की बात है, लोकपाल के यही सवाल पूछा था मैंने। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ लोकपाल का आइडिया किसका था? केजरीवाल का। तो फिर पहला लोकपाल कौन बनेगा? तो केजरीवाल, जिसका आइडिया होगा वही तो बनेगा लोकपाल। हाँ, तो पंजाब में सरकार केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी की है, तो लोकपाल किसका होगा? लोकपाल भी तो इन्हीं का होगा। तो सवाल हल कहाँ हुआ भ्रष्टाचार का? फिर तो सवाल हल नहीं हुआ ना। फिर तो वही बात हो गई कि जैसे ईडी या सीबीआई केंद्र में काम कर रही है कि वो प्रतिशोध के लिए दूसरों के पीछे जो है सीबीआई और ईडी को लगा देते हैं, तो अगर पंजाब में लोकपाल लगेगा तो लोकपाल आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार थोड़ी देखेगा, वो दूसरों का भ्रष्टाचार देखेगा, दूसरों के पीछे लगेगा। तो वो निष्पक्ष तो नहीं हो पाया ना भाई। लोकपाल तो यहाँ यूपी में भी है, यूपी में एक ऑम्बड्समैन है, रिटायर्ड जस्टिस वहाँ बैठते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं पता नहीं, कितनी शिकायतें जाती होंगी। हाँ, किसी को नहीं पता कि उनका रोल क्या है। तो लोकपाल की जो भूमिका होनी थी वो भूमिका ऐसी थी कि वो एक ऐसी बॉडी हो जो सबसे ऊपर हो, किसी से अफेक्टेड ना हो, न्यूट्रल हो, और उसके दायरे में प्रधानमंत्री भी आए, उसके दायरे में एनजीओज भी आए, सब कुछ उसके दायरे में आए। हाँ, तो सिविल सोसाइटी ने सबसे पहले जो है कहा कि हम तो नहीं आएंगे जी। फिर प्रधानमंत्री का मामला आया, वहाँ पे मामला फंस गया। हाँ, तो केंद्र में तो फंस गया, दिल्ली में फंस गया। अब आप ये बताइए कि पंजाब में अगर लोकपाल बिल आता है तो कौन कौन उसके दायरे में नहीं जाना चाहेगा? तो वहाँ के इंटरनल कंट्रडिक्शंस भी तो प्ले होंगे। वो मान लीजिए वो रख देते हैं बिल पटल पे, तो क्या सब लोग आसानी से तैयार हो जाएंगे उसके एक लोकपाल को रखने और उसके अंडर में आने के लिए? फिर तो सीधे सीधे विपक्ष ये कहेगा ना कि भाई ये तो पूरे विपक्ष को जो है वो भ्रष्टाचार में फंसाने की साजिश है, बोलेगा, क्योंकि भाई जिसकी सरकार है वही तो बना रहा है लोकपाल, उसका विधेयक है। तो लोकपाल कहाँ रह गया? फिर तो ये हो गया कि अपने घर के बाहर हमने कुत्ता लगा दिया, कोई भी आए भोंकते रहो, ये वैसा मामला हो गया ना। अच्छा अभिषेक जी, जैसे आम आदमी, केजरीवाल की बात करते हैं, अभी जैसे सियासत चलती गई, इतने अभी 10-11 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी को बने हुए, सियासत चलती गई। बहुत से लोग अभी सोशल मीडिया के ऊपर लिखते भी हैं क्योंकि कुछ जुड़े हुए हैं। कईयों को आपने जिक्र किया था आइडियोलॉजी क्या है, क्या विचारधारा है, लेकिन कईयों को अच्छी भी लगती है, चलो भ्रष्टाचार के ऊपर आ जाए। कईयों को यह भी अच्छा लगता है कि ईमानदार पार्टी है। क्या वाकई आम आदमी पार्टी में सारे ईमानदार हैं? क्योंकि जो कुछ का नाम करप्ट लेके इन्होंने उनको साइड में भी कर दिया है। क्या अभी जितने भी सारे ईमानदार हैं? नहीं, व्यक्तियों की ईमानदारी का मसला नहीं है। देखिए, मतलब हम तो नहीं जानते कि आम आदमी पार्टी में कितने लोग हैं, सबका नाम तो हम नहीं जानते, और कौन क्या है कुछ के बारे में जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं भी जानते हैं। हाँ, लेकिन हमने तो ये देखा है कि 2014 के बाद से ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार लोग पार्टी छोड़ के गए हैं। जितने ईमानदार लोग, अच्छे लोग, मतलब पब्लिक डोमेन में जिनकी ईमानदारी और अखंडता की मतलब जो है चर्चा की जाती है, वैसे ज़्यादातर लोग तो पार्टी छोड़ दिए हैं, पार्टी में है कहाँ। भाई प्रशांत भूषण मतलब पब्लिक में ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, बेईमान आदमी नहीं है वो। योगेंद्र यादव भी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं पब्लिक में, मतलब हम लोग जानते हैं वो क्या बेईमानियाँ करते हैं अपने बयानों में और बहुत महीन महीन पॉलिटिक्स में, लेकिन मोटे तौर पे हम कह रहे हैं कि ईमानदारी के लिए प्रशांत भूषण हो गए, योगेंद्र यादव। मेधा पाटकर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी थी बम्बई से, उसे ईमानदार जन आंदोलन का नेता कौन है, बताइए आप। वो मयंक गांधी ले लीजिए, या उड़ीसा से आप लिंगराज प्रधान लड़े थे, उनको ले लीजिए,
बहुत से लोग हैं, ऐसे आंदोलनों से निकले हुए बहुत से लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ आए थे, ईमानदार हैं व्यक्तिगत जीवन में, और वो सारे के सारे लोग निकल के चले गए पार्टी से। भाई अन्ना हजारे ईमानदार हैं कि नहीं? अन्ना हजारे तो ईमानदार है ना, तभी तो जनता उनको बैठा के जो है पूजा की थी और आंदोलन खड़ा की थी। अन्ना हजारे क्यों नहीं है पार्टी के साथ? तो लोग आज सवाल भी तो कर रहे हैं, अन्ना हजारे कहाँ हैं? ऑब्वियसली पूछ भी तो रहे हैं तो कहाँ है? अब आप पूछ रहे हैं, आपका सवाल था कि पार्टी के भीतर कितने लोग ईमानदार हैं। हमने कहा कि ईमानदार लोग तो निकल गए पार्टी से, जो ईमानदार थे। हाँ, क्या भ्रष्टाचार के ऊपर कभी अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी थी केजरीवाल को? अन्ना की तो कई चिट्ठियां हैं केजरीवाल के नाम। हाँ, कई चिट्ठियां हैं, मतलब शुरू से लेकर अंत तक हैं, पार्टी नहीं बनाने को लेकर। जवाब दिया केजरीवाल ने कोई भी? ये मुझे नहीं मालूम, ये पता नहीं, हो सकता है न दिया, मतलब उनका जो पैटर्न है वो तो यही है कि जवाब न दिया जाए। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि अन्ना हजारे जवाब कोई दिया होगा केजरीवाल ने। अब केजरीवाल को ज़रूरत भी नहीं थी, केजरीवाल का एजेंडा बहुत क्लियर था, सामने गोल है, वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचने में जो भी सामने आड़े आए उसको हटाओ, जो साथ में आ जाए आ जाओ। अच्छा, ये भी चर्चा बनी हुई थी ये भी कि जहाँ पे कांग्रेस पार्टी होती है केजरीवाल वहीं पे जाके इलेक्शन लड़ते हैं, क्या ये सच है? ये तो एविडेंशियल है, आप गिन लीजिए सारे। भाई दिल्ली में तो कांग्रेस को ख़त्म ही कर दिया इन्होंने, हैं? और पंजाब में आप देख लीजिए कांग्रेस का हाल क्या है। गुजरात में ये जा रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस अच्छा परफॉर्म की थी पिछली बार, और ये जा रहे हैं और बढ़िया माहौल है वहाँ पे इनका। ये हिमाचल में जा रहे हैं, हिमाचल में तो बीजेपी है, कांग्रेस अपोजिशन में है, अपोजिशन को रिप्लेस कर सकते हैं ये गोवा में लड़े। कांग्रेस मुक्त का नारा जो आपने बोला था वो बीजेपी का है कि आम आदमी पार्टी का? तो बीजेपी का नारा है, कांग्रेस उसका पूरा आम आदमी पार्टी कर दिया। कांग्रेस मुक्त भारत तो बीजेपी का नारा है। अब बीजेपी अपने स्लोगन के लिए किस टूल का कैसे इस्तेमाल करती है ये तो उसके ऊपर है। आम आदमी पार्टी इस्तेमाल हो रही है, अगर हो रही है तो क्या जानबूझकर हो रही है या अनजाने में हो रही है, ये सोचना तो केजरीवाल का काम है। अरविंद केजरीवाल जाने कि वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हम लोग से क्या लेना। आपने अखबार की ऐड की भी बात की थी, काफ़ी अखबारों में ऐड आई है, जहाँ जहाँ भी चुनाव होने हैं वहाँ पे तो अखबार में भगवंत मान का जो ओथका था वो ऐड गई है वहाँ पे। क्या केजरीवाल आगे स्टेट में भी जीत पाएंगे अगर इसी चीज़ को लेके चलते हैं भ्रष्टाचार के नाम के ऊपर? आपने कहा उनकी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार और शांति मार्च में पूरे एक्सपर्ट हैं। नहीं, भ्रष्टाचार हर जगह बराबर तरीके से काम नहीं करता है। देखिए, वो तो बोल देते भी लोग इस दुखी हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, वो जहाँ जाते हैं उनका नारा होता है, ये कॉमन नारा उनका। आप ये बताइए कि भ्रष्टाचार अगर इतना ही कारगर नारा होता तो उत्तराखंड में क्यों नहीं काम किया? उत्तराखंड में नहीं काम करेगा, उत्तराखंड के इश्यूज अलग हैं। पंजाब में क्यों काम किया ये आप बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। पंजाब में तो बदलाव था, दो पार्टियों को देख लिया, इतना सा मामला कि दो है कि नए को लेना है, ये मामला था। उत्तराखंड में क्यों नहीं नए की चिंता है, नए को खरीदने की चाहत क्यों नहीं है? यूपी में नए को खरीदने की चाहत क्यों नहीं है? तो भारत तो बहुत वास्ट और विविध है ना, तो पूरा भारत जो है एक तरीके से नहीं सोचता है। हाँ, गोवा में तो कितनी बार से लड़ रहे हैं, 2 बार से लड़ रहे हैं। गोवा में क्या हो गया इनका? कुछ नहीं हुआ है। तो जनता का माइंडसेट जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से काम करता है और जनता के इश्यूज भी अलग हैं। आप एक फार्मूले पे इस देश को नहीं हाँक सकते, ठीक? अगर एक फार्मूले पे हाँक सकते तो आप सोचिए कि बंगाल और उड़ीसा में आज तक बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। बंगाल में तो पूरी जान लगा दी बीजेपी ने, कहाँ कुछ कर पाई, पूरी ताकत झोंक दी थी। उड़ीसा में, मैं अभी उड़ीसा से होके आ रहा हूँ 10 दिन में, उड़ीसा में कम्युनलिज्म का जो सवाल हमारे यूपी और इधर हिंदी पट्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है, हिंदू मुसलमान वाला, उड़ीसा में वो सवाल नहीं है। उड़ीसा में सवाल कॉर्पोरेट लूट का है, वहाँ पे सवाल अलग तरीके से प्ले करता है। ठीक है कि वो नवीन पटनायक एनडीए का पार्ट है, सिर्फ इसलिए वहाँ पे कम्युनल माहौल बन जाए ऐसा नहीं है। उड़ीसा में चीज़ें ठीक हैं, समाज ठीक चल रहा है। तो बीजेपी और आरएसएस भी अगर चाहें तो किसी एक फार्मूले पे, हिंदू मुसलमान के फार्मूले पे पूरा देश नहीं चला सकते। जब वो नहीं कर पाएंगे तो ये भ्रष्टाचार पे क्या कर पाएंगे? देश तो इतना बड़ा है, इतने बड़े देश में आप ये बताइए, आपके पंजाब में हिंदू मुसलमान कैसे प्ले हो पाएगा? अकेला मलेरकोटला है, उस मलेरकोटला के आधार पे आप हिंदू मुसलमान कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। हरियाणा में मेवात को छोड़ के आप हिंदू मुसलमान कर लोगे? नहीं कर पाओगे। हिमाचल में कितना आप कर लोगे हिंदू मुसलमान?
बहुत स्कैटर्ड आबादी है, उत्तराखंड में कितना कर लोगे आप? उसी तरह से भ्रष्टाचार का जो इशू है, अब उत्तराखंड या हिमाचल में सुदूर कोई रह रहा है, उसके लिए तो यही भ्रष्टाचार है कि उसकी राजधानी 300 किलोमीटर दूर है, उसको शिमला आना पड़ रहा है काम करवाने, रामपुर बुशहर से शिमला आता है काम करवाने, या रेकोंग पीओ से 300 किलोमीटर है। उसके लिए इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि उसकी राजधानी 300 किलोमीटर दूर है, 2 दिन लगता है काम करवाने आने जाने में, भले ईमानदारी से काम हो जाए। तो वहाँ का इशू ही अलग है, जोग्राफिकल प्रॉब्लम है। तो आम आदमी पार्टी हो या आरएसएस बीजेपी हो या कोई भी फॉर दैट मैटर, आप इस देश को एक फार्मूले से नहीं हाँक सकते। ये देश बहुत बड़ा है, बहुत विविध है, यहाँ बहुलता है, जनता की समस्याएं अलग अलग है, जनता का माइंडसेट और सोचने का तरीका अलग अलग है। आप तभी हाँक सकते हो, तभी एक शर्त पे, जब सारे मिले हुए हों। ठीक है, सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करें कि नहीं कब्जा करना है, थोड़ा सा तुम कर लो, थोड़ा सा हम कर लें। तो केजरीवाल जी कहते थे एक ज़माने में, सब मिले हुए हैं जी, कहते थे ना, सब मिले हुए हैं जी। हो सकता है वो जानते हों कि सब मिले हुए हैं, हो सकता है वो भी मिले हुए हों, हम क्या जाने। अच्छा, राघव चड्ढा की स्टेटमेंट आती है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत जाती है कि 24 में नहीं 29 में 34 में केजरीवाल जो है वो पीएम होंगे। हाँ। अभी ये जो बयान है, क्या सोचा समझा बयान है या दिलवाया गया? भाई कुछ होगा तभी तो, ऐसे मतलब धुआं निकलता है तो कहीं तो आग लगी होगी, हैं? ऐसे तो बयान आते नहीं हैं। तो बयानों का कोई तो फिजिकल आधार होगा, हैं? जब कहते हैं सब मिले हुए हैं जी, तो मिल के क्या पका रहे हैं कोई जानता है? भाई 24 में मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो 75 साल के हो जाएंगे, 80 साल में तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। तो 24 के बाद तैयारी क्या है? अगर 24 में केजरीवाल विपक्ष की तरफ से खड़े हो जाते हैं सबसे बड़े नेता के तौर पे, तो कोई भरोसा नहीं है कि 29 में या 34 में केजरीवाल के नंबर लग जाए। और हो सकता है कि ये लार्जर गेम प्लान हो, मतलब जो गेम प्लान विवेकानंद फाउंडेशन से शुरू हुआ, जो गेम प्लान आरएसएस से शुरू हुआ 2010-11 में, और पीछे जाइए, हम और पीछे जाएंगे, जो गेम प्लान सन 2000 में इनके अमेरिका प्रवास से शुरू हुआ, केजरीवाल के, यहाँ तक जा सकते हैं। थोड़ा सा और पीछे जाइए, 1998 में हमीद गुल की एक किताब आई थी। हमीद गुल आईएसआई के थे चीफ, उस किताब को पढ़िए आप, और फिर देखिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेके उसमें क्या प्लानिंग बताई गई है कि अगले 30 साल क्या होने वाला है इस सब कॉन्टिनेंट में। चलिए आईएसआई का है तो हम मान लेते हैं कि हमारे काम का नहीं, हटा दो साइड में। सन 2000 में केजरीवाल सर्विस से रिटायर होके गए यूएस, ठीक, 2 साल वहाँ क्या किए, क्या ट्रेनिंग लिए, क्या सीखे, क्या पढ़े, सैबेटिकल पे गए थे, वही जाने, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस देश की तकदीर बदलने की पहली घटना सन 2002 में होती है, गुजरात का दंगा। इस देश की तकदीर मतलब आने वाला समय, मुस्तकबिल कैसे बदलेगा, उस मुस्तकबिल को तय करने वाली पहली घटना होती है 2002 में। उस 2002 से मुस्तकबिल तय होता है 2014 में, 12 साल लगते हैं। और ये 2014 वो वक्त है जब केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं बनारस जाके। मैं 2014 में 12-13 साल और जोड़ लेता हूँ, चलो 20 साल जोड़ लेता हूँ 2014 में। तो क्या 2034 तक का कोई प्लान नहीं होगा इनके पास? अगर होगा तो ऐसे बयान आने लाजमी है। तो हो सकता है, मतलब मैं नहीं जानता, हो सकता है कि जिसको हम स्टेट कहते हैं अपने राज्य ना, स्टेट के पीछे भी एक डीप स्टेट होता है। डीप स्टेट यहाँ कैसे काम करता है हम लोग बहुत कायदे से नहीं जानते। यूएस में तो बहुत क्लियर है, पिक्चरें देख के हम लोग जानते हैं यूएस की। यहाँ डीप स्टेट कैसे काम कर रहा है, कौन क्या प्लान कर रहा है, कैसे प्लान कर रहा है, किसको प्रोजेक्ट करना है, किसको गिराना है, किससे मुक्त करना है, हम लोग नहीं जान रहे हैं। हमारे आँख के सामने नहीं, पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। तो जो बयान आ रहे हैं वो पर्दे के पीछे से आ रहे हैं, और जो बयान दे रहे हैं वो गेम का पार्ट है, उस पूरे डीप स्टेट के गेम का पार्ट है। जियो पॉलिटिक्स में तो लिखा हुआ कि नरेंद्र मोदी 1997 के आसपास अमेरिका जाते हैं, डिसाइड हो चुका होता है कि आने वाले पीएम ये है। आपने बोला कि 2000 से लेकर 2002 तक केजरीवाल अमेरिका जाते हैं, क्या प्लान हो चुका उनके लिए भी? मैं
मैं नवनीत जी की तरह भविष्यवाणी नहीं करूंगा और कोई कंफर्म नहीं बोल सकता। नवनीत भाई बहुत मुखर हैं इस मामले में। मैं केवल स्पेकुलेट कर रहा हूं। देखिए हम लोग पत्रकार हैं ना। नहीं, बात आपकी भी वही होगी, पत्रकार अमेरिका वाली, उनकी भी बात वही अमेरिका वाली होगी। भाई ये तो तथ्य है कि मोदी जी 98 में गए थे अमेरिका। ये भी तथ्य है कि केजरीवाल 2 साल का सबैटिकल लेके अमेरिका गए 2000 में। ये तो तथ्य है, फैक्ट है ना। वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं जब डॉट्स जोड़ते हैं एक पत्रकार के तौर पे, तो हम कहते हैं कि 2002 में केजरीवाल लौट के आए, 4 साल उन्होंने काम किया, 2006 में उनको मैक्सेसे मिल गया। मैक्सेसे कौन देता है? मैक्सेसे कौन देता है? रेमन मैक्सेसे वही लोग देते हैं जो लोग दुनिया में फासिज्म के प्रवर्तक हैं, जो लोग फासिज्म की सोच को आगे बढ़ाते हैं, वो लोग रेमन मैक्सेसे देने वाले लोग हैं। इसीलिए बहुत अच्छे समझदार लोग मैक्सेसे पुरस्कार ठुकरा देते हैं। ठीक है, तो इस दुनिया को चलाने वाले तमाम पूंजीपति, तमाम पैसे वाले लोग जो कि फासिज्म में यकीन करते हैं, डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करते, अगर वो 50 साल का एक खाका बना के चल रहे हैं इस देश का, तो उसमें हम आप क्या हैं? कुछ नहीं है। उस स्कीम ऑफ थिंग्स में हम लोग तो केवल तमाशबीन है ना। हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है कि मोदी साहब जो पीएम है, क्या उनके पैरेलल, जैसे आपने कहा भी 2014 में मोदी साहब आ जाते हैं सत्ता में, बनारस से चोन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, केजरीवाल हार जाते हैं, क्या दोनों को पैरेलल लेके आया जा रहा है भी? एक ज़्यादा अगर ऊपर जाता है तो उसको अप डाउन ऐसे चलता रहेगा ये सिलसिला? अप डाउन का मसला ही नहीं है, दोनों साथ चिपके हैं, एक सिक्का है, 2 पहलू हैं। अप डाउन का मसला ही नहीं है। वो वैक्यूम जो है ना, कांग्रेस के कमज़ोर होने से जो वैक्यूम आया है, उस वैक्यूम को केजरीवाल ने भर दिया है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, केजरीवाल जी और मोदी जी। बस समय का फेर है, कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे रहेगा, इतना ही मामला है। और आपसी जो लड़ाई दिख रही है वो लड़ाई WWF वाली नूरा कुश्ती है। यही समझदारी हमारी 2010 में भी थी, 2011 में भी, 12 में भी। फ़र्क ये है कि उस समय हम लोगों ने लिखा और बोला, लगातार हम लोग लिखते बोलते रहे कि केजरीवाल को एंटी मोदी मत मानो, एंटी बीजेपी मत मानो, वो उतना ही कास्टिस्ट है, वो उतना ही अनडेमोक्रेटिक है। केजरीवाल की पार्टी उतनी ही सेंट्रलाइज्ड है जितनी बीजेपी या RSS या कोई और पार्टी। केजरीवाल की पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी पर बात नहीं करती है, मुद्दों पर बात नहीं करती है, क्योंकि वो बात करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि केवल भ्रष्टाचार के नाम पे जितना कर सकें कर लें। वो कर रहे हैं, आज भी वो नहीं बात करते हैं आइडियोलॉजी पे। अरे एटलीस्ट RSS और बीजेपी की एक आइडियोलॉजी तो है भाई, स्टेटेड आइडियोलॉजी। ये कहते हैं कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं, तो हम तो मानेंगे कि बीजेपी और RSS आइडियोलॉजिकली ज़्यादा करेक्ट हैं और आइडियोलॉजिकली ईमानदार हैं केजरीवाल से। केजरीवाल की आइडियोलॉजी क्या है भाई? है ही नहीं। RSS और बीजेपी आइडियोलॉजी के मामले में ईमानदार हैं कम से कम, कि एक स्टेटेड आइडियोलॉजी है, भले वो जन विरोधी हो, एंटी पीपल हो, लेकिन एक स्टेटेड आइडियोलॉजी है कि ये हमारा पन्ना है जी, देख लो, पढ़ लो। केजरीवाल से बोलें कि भैया आम आदमी पार्टी क्या है, ऐसा 4 लाइन में लिख के दे दो। अच्छा, कांग्रेस का स्पेस क्यों खाली होता जा रहा है? जो स्पेस वो फिल क्यों नहीं हो रहा? जो उन्होंने जगह छोड़ी वो भी भरी नहीं जा रही। कांग्रेस कहाँ पे बार बार मार खा रही है? क्या वो भी परिवारवाद में फंस गई है कि राहुल गांधी चलेंगे तो कांग्रेस जो आगे बढ़ेगी, कि उसके लिए भी कुछ अलग इनको सोचना पड़ेगा, कोई नया चेहरा लेके आना पड़ेगा? ना नहीं, ये पूरे दुनिया की परिघटना है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं है। कांग्रेस को आप छोड़िए, कंसेंसुअल पॉलिटिक्स जो है, राय शुमारी के आधार पर चलने वाली लोकतांत्रिक जो पॉलिटिक्स है, वो पूरी दुनिया में बैकफुट पे गई है और पूरी दुनिया में एक साथ राइट विंग पॉलिटिक्स का उभार हुआ है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी देख लीजिए। इनफैक्ट हम लोगों ने 2009-10-8 के दौरान जो ट्यूनीशिया से लेके और अरब स्प्रिंग और ये वो सब देखा है, हम लोग को लगा कि बड़ा आंदोलन हो रहा है, उभार हो रहा है। वो सब इवेंचुअली उन सब का नतीजा क्या हुआ? राइट विंग सत्ताएं आके बैठ गई हैं। पता चला कि किसी में नेटो का हाथ था, किसी में किसी का हाथ था, कहीं अमेरिका का पैसा लगा था, स्पॉन्सर्ड था। हैं? अभी भी जो यूक्रेन और रशिया चल रहा है, उस पर आप कैसे पहला तय कर लेंगे कहाँ आपको खड़ा होना है? एक तरफ नेटो है, एक तरफ एंटी नेटो मामला है। हैं? आप इसको छोड़ेंगे तो मारने वाले के साथ होंगे, उसके साथ जाएंगे तो नेटो के साथ हो जाएंगे। आप जाएंगे कहाँ? कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है ना इस लड़ाई का। तो हम कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स पिछले 20 साल से इस दुनिया में चल रही है, उसमें कंसेंसुअल मेथड ऑफ पॉलिटिक्स
का बैकफुट पे जाना तय रहा है सारे देशों में, केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक साथ राइट विंग के रिजीम्स का उभार हुआ है। पूरी दुनिया में एक ही तरह के नेताओं का उभार हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी, एर्डोगन हैं, और गिनते जाइए आप लाइन से, हैं, वो बाल वाला बोरिस जॉनसन हैं, सब भाई लगते हैं भाई। सारे दुनिया के ये जितने नेता हैं बड़े बड़े, सब एक दूसरे के भाई लगते हैं अपनी पॉलिसीज़ में, अपने बयानों में, हैं? और जनता सारी की सारी एक तरह मजबूर लगती है, हर जगह मजबूर जनता है, हैं? जनता कितनी समझती है राजनीति को, सियासत को कितनी जानती है? क्या सिर्फ जो पोस्टर देखता है, टीवी में ऐड देखता है, या टीवी में इंटरव्यू वगैरह भी चलते हैं, मैं गोदी मीडिया के ऊपर भी आऊँगा, कि लोग उसको देख के डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने वोट उनको डालना है? कि पिछली घटना भी याद करते हैं, लोकपाल का बिल का जिक्र किया आपने, 2011-12 की बात है। क्या लोगों ने कभी सोचा कि इनको वोट देने से पहले लोकपाल की बात कर लें केजरीवाल से? क्या लोगों को उतनी पिक्चर दिखाई जाती है जितनी उनको पता भी वोट मिल जाए, या लोग भूल जाते हैं पिछले 15-20 साल में हुआ क्या है? लोगों को मैनिपुलेट करने की तकनीक मुकम्मल तरीके से तैयार की जा चुकी है। लोगों के दिमाग को, लोगों की धारणाओं को, न सिर्फ धारणाओं को बल्कि लोगों के चुनाव को, उनका जो चयन है, जो राइट टू चॉइस है, चुनने का अधिकार है ना, उसको भी मैनिपुलेट करने और अपने पक्ष में करने की तकनीक तैयार करके लागू की जा चुकी है। टीवी इसमें सबसे शुरुआती रहा है, 40 साल हो गए उसको टीवी को आए हुए। सोशल मीडिया सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा बिहेवियरल साइंसेज और सोशल मीडिया का आपस में मिलना, इनसाइट्स और वो सब जो चीज़ें होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ सर्विलांस टेक्नोलॉजी। हाँ, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो आपका जासूस है। हम यहाँ जो बोल रहे हैं तो हम एक पत्रकार के बतौर भले बोल रहे हैं, लेकिन हम दरअसल अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, और कोई भी मेरी खुले में जासूसी कर सकता है। ठीक, समय बदल चुका है। अब हम और आप एक पत्रकार के बतौर बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सर्विलांस के लिए वल्नरेबल हैं, हो चुके वल्नरेबल, अपने को हमने एक्सपोज कर दिया। ठीक, जब तक हमारा चेहरा सामने नहीं था हम वल्नरेबल नहीं थे। मोबाइल है, मोबाइल हमारा जासूस है। हम बोल रहे हैं, कौन कहाँ सुन रहा है, कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कोई नहीं मालूम। सड़क पे जाइए सीसीटीवी लगा है, बाहर कॉलोनी में निकलिए सीसीटीवी लगा है। सर्विलांस टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी जो है, उसको जब आप बिहेवियरल साइंस से जोड़ते हैं, उसको जब आप कंट्रोल के मैकेनिज्म से जोड़ते हैं, जैसे फेसबुक के कंट्रोल मैकेनिज्म, एल्गोरिथम जो होते हैं, और उसका जब पॉलिटिकल इस्तेमाल आप करते हैं, बिग डेटा। अब आपको बिग डेटा है आपके सामने, 1.25 अरब कितने लोग हैं? 100 करोड़ लोग हैं, 1 अरब हैं, तो 100 करोड़ लोग, 125-130 करोड़ लोग, बहुत बड़ा डेटा है। इतने बड़े डेटा को आपको क्या करना है? कोलेट करके उसको एनालाइज करना है? तो आपके पास डेटा कलेक्शन का तरीका क्या है? आपने कहा कि तुम्हारे कल्याण के लिए हम तुम्हारा आधार कार्ड बना रहे हैं। आधार कार्ड बनाए, सब आ गया, उंगली आ गया, आँख आ गया, ठीक, 2 डेटा आ गया। फिर बोला तुमको वैक्सीन लगाएंगे, वैक्सीन लगाने के लिए चलो भाई, वैक्सीन आधार जुड़ गया। कल आखिरी तारीख थी आधार और पैन को लिंक कराने की, बोले 500 रुपया जुर्माना लगेगा। आधार पैन लिंक हो गया, कल लास्ट डेट थी, हैं? अब क्या बोल रहे हैं? आधार को इलेक्टोरल रोल से जोड़ेंगे। बोले थे ना इस बार कि आधार को मतदाता सूची से जोड़ेंगे। क्यों भाई, क्या लेना आपका उससे? तो आप देखिए कि कैसे डेटा को माइन करने, डेटा को इकट्ठा करने के तरीकों के लिए जो हमको समझाया गया कि ये रखो, वो रखो, ये करो, उन सबको अंततः मतदाता सूची से जोड़ रहे हैं। ये खेल समझ जाइए आप, खेल समझ। आप पीछे जाइए 100 साल। हिटलर ने जर्मनी में करवाया था बहुत बड़ा नरसंहार यहूदियों का, पता है आपको? तो यहूदियों की संख्या कैसे गिनी गई, डेटा माइनिंग कैसे हुई, उसका काम IBM कंपनी ने किया। IBM कंप्यूटर वाली कंपनी ने, ऐतिहासिक तथ्य है। IBM को काम दिया गया जो है, ये जैसे आधार का आजकल चलता है टेंडर, वैसे ही कि गिनो और पता लगाओ कौन यहूदी है कौन नहीं है, हाँ? तो ये जो पूरा, और इसको देखिए, आधार कौन चालू किया? कांग्रेस चालू की।
आधार कांग्रेस चालू की। सर्विलांस का पूरा टेक्नोलॉजी कहाँ से आया? कांग्रेस ले आई। ये तो फीता काट रहे हैं भाई 10 साल से, मोदी जी तो फीता काट रहे हैं। ठीक, तो कांग्रेस के किए काम का फीता काटा इन्होंने। केजरीवाल जी को ये सब कुछ रेडीमेड बना बनाया मिल गया, अब वो सत्ताएं चलाएंगे इस रेडीमेड खाने के आधार पे। कोई फर्क नहीं है, ये सब स्टेट के मुखौटा हैं। स्टेट का काम है आपकी प्राइवेसी को छीन लेना, आपकी जासूसी करना और आपके दिमाग में घुस के वो चिन्ह डाल देना जिस चिन्ह पे आपको बटन दबाना है। आपके सोच को मैनिपुलेट कर लिया उसने, आपकी राइट टू चॉइस को उसने मैनिपुलेट कर लिया। थाली में 5 बर्फी है, आप वही बर्फी, आप जो बर्फी उठा रहे हैं आपको लग रहा है वो आपकी फ्रीडम है, आपको लग रहा है वो आपकी फ्रीडम है, लेकिन नहीं, वही आपकी गुलामी है, क्योंकि आपको उसी बर्फी को उठाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो जीजेक कहते हैं, स्लावोस जीजेक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, जीजेक क्या कहते हैं कि व्हाट वी थिंक इज आवर फ्रीडम्स, जिस चीज़ को अपनी आज़ादी हम समझते हैं, इज़ आवर अनफ्रीडम, वही हमारी गुलामी है। ठीक, इसको एग्जाम्पल देखिए, फेसबुक पे कितनी आज़ादी है, आज़ादी से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टेटस जो मन कर रहा है लिख रहे हैं, ट्विटर पे जो कर रहे हैं लिख रहे हैं, तो आपको लगता है आप आज़ाद हैं? फेसबुक आपको सर्विलांस करने का एक तरीका है, वो आपको गुलाम बना चुका है। आप फेसबुक में, रील में, टिकटॉक में, इसमें उसमें आप गुलाम बने हुए हैं और आपको वो गुलामी आज़ादी का एहसास दिलवा रही है। ये बनाई है हमने दुनिया, 20 साल में दुनिया हमने बनाई है, वो दुनिया ऐसी बन गई है जहाँ पे आज़ादी का सही मायने हो चुका है गुलामी। हमें एहसास हो रहा है आज़ादी का, वास्तव में गुलामी है। बहुत खूबसूरत शेर है, शेर से अंत करता हूँ मैं, हैं, बेहतरीन शेर है, जिससे इसका अर्थ होता है कि हमारे पैरों में बेड़ी है, हैं, और हम उसे घुंघरू समझ के नाच रहे हैं। तो बेहतरीन शेर है वो, मुझे बोल याद नहीं आ रहा, उसका अर्थ ये है कि आपके पैरों में बेड़ी डाल दी गई और आप नाच रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि वो तो घुंघरू है। हो ये रहा है 20 साल से। तो जनता इस पूरे डिस्कोर्स में कहीं नहीं है। जनता का मतलब है डेटा, और डेटा का मतलब है वोट, और वोट का मतलब है पावर। पंजाब में सत्ता में आ गई है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और भगवंत मान। अगर आप पॉलिटिक्स को इतने लंबे समय से 20 साल 22 साल से कवर करते आ रहे हैं, भगवंत मान और केजरीवाल कहाँ दोनों स्टैंड करेंगे? क्योंकि केजरीवाल जो आपने राष्ट्रवाद को लेकर गिनाया है उसका साथ दे रहे हैं, और पंजाब उस चीज़ के हमेशा एंटी गया है। क्या कभी केजरीवाल चाहेंगे कि पंजाब के ऊपर भी राष्ट्रवाद थोपा जाए? जब भगवंत मान इसको सहन कर लेंगे, क्या दोनों में आने वाले समय में क्या हो सकता है? देखिए, मुझे बहुत शिद्दत से लगता है कि पंजाब की इलेक्टोरेट, पंजाब की जनता, पंजाब का मतदाता पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है और बहुत एक्टिव है। ठीक है, मतलब जो राज्य 1 साल तक दिल्ली के देहरी पे खड़े होकर आंदोलन कर दे, उतना ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव कोई है नहीं। हाँ, इतना पॉलिटिकली एक्टिव इलेक्टोरेट केजरीवाल को क्यों चुन लिया, अब इस सवाल पे हम नहीं आएंगे। चलो नया समझ के ले लिया कि नया कपड़ा ले लेते हैं, हाँ, लेकिन वो नया कपड़ा 2 दिन में पानी में डालने में फट जाता है तो फिर दुकानदार की पिटाई भी तय होती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जनता को बहुत एस्पिरेशंस हैं। पंजाब की जनता जिसने वोट किया है, अगर किया है केजरीवाल को, तो हाँ, तो मैं नहीं मानता कि वोट में जो दिखाई पड़ता है वही वोट होता है, कुछ तो फ़र्क होता ही है। हाँ, ज़मीनी रियलिटी से जो है वो चुनाव की प्रोसेस कटी हुई है। चुनाव का प्रोसेस एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, मैनिपुलेटेड प्रोसेस है, लेकिन वो गंभीर मामला हो जाएगा, छोड़ दीजिए। जो मैं कह रहा था कि बिहेवियरल साइंस और डेटा और सर्विलांस, वो सब अलग मामला है। अगर जनता ने वोट किया है केजरीवाल को मेजॉरिटी से, भगवंत मान को अपनी इच्छा से बनाया है मुख्यमंत्री, और वो एस्पिरेशंस पे खरा नहीं उतरे, तो ये जनता उनको गद्दी से उतार देगी। कैसे उतारेगी ये जनता खुद तय करेगी, जनता के अपने तरीके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एस्पिरेशनल वोट है, नया खरीदा है तो हमारे मांग पे खरे उतरो, वरना नीचे उतरो। तो 1 साल का मामला है। मुझे लगता है कि विदिन 1 ईयर ठंड आने दीजिए, 1-2 राज्यों में चुनाव होने दीजिए, अगले मार्च तक थोड़ा सा सीन क्लियर होगा कि केजरीवाल और भगवंत मान के बीच के रिश्ते कैसे बन रहे हैं, भगवंत मान और उनकी जनता के बीच के रिश्ते कैसे बन रहे हैं, और
इन सबके रिश्तों का सूत्रधार जो दिल्ली में बैठा है, वो कैसे इन रिश्तों को बनते या बिगड़ते देखना चाहता है, सारा खेल वहाँ पर है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ? ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ? ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇ? ਕਿ ਵੋਟਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।